17वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी जी, प्रसिद्ध साहित्यकार जिनको हम लोग अभी अभी सुन रहे थे डॉक्टर विश्वास महिपति पाटिल जी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री ऋषि कुमार मिश्र जी, परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी, समाज सेवी एवं शिक्षाविद डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। जब महिपति पाटिल जी अपनी बात रख रहे थे तो मुझे लगा कि सत्य और साहित्य का जब सामंजस्य हो जाता है तो वो विज्ञान से भी बढ़कर के होता है। सत्य ये है कि गुलाब का फूल बाद में आएगा, कांटे पहले होंगे, ये भी सत्य है। लेकिन उसको उन्होंने साहित्यिक भाषा के कुछ शब्द उसमें पिरो दिए और वो एक ऐसी कहानी बन गई जिसको कि मुझे लगता है कि हर पाठक और हर श्रोता जो है वो बिना करतल ध्वनि के नहीं रह सकता। मैं आपको आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कल्पना की शक्ति, इन सभी के लिए पाटिल जी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जब मुझे पता लगा कि आप कोल्हापुर से हैं तो मैंने उनके साथ एक बात शेयर की कि मैं इसी 12 तारीख को कोल्हापुर आ रहा हूँ एक विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। तो मेरी उनसे बात भी हुई कि कम से कम आज के बाद में 12 तारीख को हम फिर एक बार नमस्कार करेंगे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा हृदय से अभिनंदन। रीवा की इस पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही। विंध्य प्रदेश की यह धरती साहित्य, संगीत और साधना की अनेक कहानियों की जन्मभूमि रही है। मुझे बताया गया है कि तानसेन और बीरबल के सुरों की उत्पत्ति यहीं पर हुई थी। विंध्य प्रदेश की इसी धरती पर महाराज विश्वनाथ सिंह के द्वारा हिंदी भाषा के पहले नाटक की रचना हुई थी। यहीं पर महाराजा कर्णदेव, रेवा प्रसाद द्विवेदी, कुंवर सूर्यवली सिंह, सैफुद्दीन सैफू और शेषमणि शर्मा जैसे साहित्यकारों ने अपने लेखन से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। आज इस अवसर पर इन सभी विभूतियों का स्मरण हम करते हैं। ऐसी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक वैभव से परिपूर्ण रीवा नगरी में इस अधिवेशन के आयोजन के लिए मैं सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, ये हम सभी के लिए और भी गौरव की बात है कि रीवा की इस पावन धरती के सैनिक स्कूल में शिक्षित हमारे देश की सेना का नेतृत्व आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी जैसे वीर और कर्मनिष्ठ अधिकारी के हाथ में है। साथ ही भारतीय नौसेना की कमान एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी और साहसी सेना नायक के पास है। ये दोनों के रीवा ही नहीं बल्कि समस्त राष्ट्र के गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य और सफल नेतृत्व की कामना करते हैं। और इन दोनों अधिकारियों से मेरा कई मायने में जीवंत संपर्क और जीवंत व्यवहार इसलिए कि when I was the President of India, I happened to be the Supreme Commander of Armed Forces। और उस नाते ये दोनों अधिकारी जब आज भी मिलते हैं तो वो कहते हैं, सर, once you have been a Supreme Commander and you will always be Supreme, you will always remain Supreme Commander for all of us। आज भारतीय दर्शन में कहा गया है
कि आत्मानं विदधति विदधि जगत विदधि, अर्थात अपने को जानो, उसके बाद जगत स्वतः प्रकट हो जाएगा। यही विचार उपनिषदों से लेकर महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और श्री अरविंद तक हमारे आचार चिंतन का आधार रहा है। अपने आप को जानने का आशय केवल आत्मचिंतन या आत्मस्मरण नहीं होता। अपने आप को जानने का मतलब है अपने भीतर के सत्य को, अपने मूल स्वरूप का और अपनी सामाजिक भूमिका का बोध होना। राजेंद्र शुक्ला जी ने एक बात का उल्लेख किया था, व्हाइट टाइगर की बात। आज तो है और ये सही बात है कि रीवा इसके लिए फेमस है, लेकिन मैं राजेंद्र जी ये जरूर कहूँगा कि जब मैं एडमिरल त्रिपाठी से, दिनेश कुमार त्रिपाठी से जब मैं मिलता हूँ तो मुझे याद आती है रीवा की और वो व्हाइट टाइगर की, क्योंकि वो हमेशा व्हाइट ड्रेस में ही रहते हैं। Being the chief of navy, he always remains in white uniform. यही जिस आत्मबोध की मैं बात कर रहा था अभी, यही आत्मबोध जब गहराई से जागृत होता है तो वह सीमित नहीं रहता है। आत्मबोध से कुटुंब बोध, कुटुंब बोध से संस्था बोध, संस्था बोध से समाज बोध, समाज बोध से राष्ट्र बोध और राष्ट्र बोध से समस्त प्रकृति के एकत्व बोध से होते हुए अपने आप विश्व बोध में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वही विश्व को सही तरीके से समझने की क्षमता रखता है, और इसी अवधारणा को हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया। देवियों और सज्जनों, इस अधिवेशन का विषय आत्मबोध से विश्वबोध। यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा को पुनः जगाने और हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करने का एक बड़ा आह्वान है। देवियों और सज्जनों, आत्मबोध का महत्व तब दिखाई देता है जब आत्मबोध की चेतना क्षीण होने लगती है। जब हमारी चेतना क्षीण होती है तब व्यक्ति हो या राष्ट्र, दोनों ही अपने मूल से भटकने लगते हैं। आत्मचेतना ही वह शक्ति है जो मूल, विरासत और उद्देश्य का बोध कराती है। जब यही चेतना धूमिल हो जाए तब बाहरी शक्तियों का आक्रमण केवल सीमाओं पर नहीं, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा पर भी होने लगता है। हमारी सभ्यता का इतिहास इसका साक्ष्य है कि ऐसे में विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर शासन करने का अवसर मिला। वो केवल एक दिन के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि 200 वर्षों से अधिक। आत्मबोध का क्षरण हमें अपनी परंपराओं के प्रति संकोची और अपनी भाषा बोली के प्रति उपेक्षा बना देती। फलस्वरूप हमारी तकनीकी, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति की शताब्दियों पुरानी धारा भी अवरुद्ध हो जाती है और हमारे विकास मार्ग पर एक अंधेरा सा छा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब व्यक्ति स्वयं को भूलता है तब संसार भी उसे भूल जाता है। अतः यदि आत्मबोध जागृत न रहे तो समाज भटकता है, राष्ट्र पिछड़ता है और सभ्यता अंधकार में डूबने लगती है। देवियों और सज्जनों, यही हमारे साथ औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ। हमारी भाषाओं, हमारी परंपराओं और हमारी प्राचीन शिक्षण पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए ताकि हम अपने ही गौरव को भूल जाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी ये मानसिक गुलामी तुरंत समाप्त नहीं हुई। हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो वर्ष 1947 में मिली, लेकिन मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रक्रिया धीमी रही। मुझे आज ये देखकर प्रसन्नता होती है कि पिछले दशकों में ये स्थिति धीरे धीरे बदली है। भारत की इस अखंड सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है, ये अंधकार में डूबकर भी प्रकाश की खोज नहीं छोड़ती। आज भारत पुनः अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और आत्मबोध को पुनर्स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि यह पुनर्जागरण ही हमारे सुनहरे भविष्य का एक दिन आधार बनेगा।
देवियों और सज्जनों, साहित्य किसी भी सभ्यता की आत्मा का वाहक होता है। साहित्य ऐसा माध्यम है जो संस्कृति, मूल्य, इतिहास और आकांक्षाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। जब किसी समाज की भाषा, उसके गीत, उसके आख्यान और उसके ग्रंथ जीवित रहते हैं, तभी उसकी पहचान और आत्मा भी जीवित रहती है। साहित्य केवल शब्दों का मनोरंजन नहीं है, बल्कि चेतना का मार्गदर्शन है, जो व्यक्ति के भीतर आत्मबल जगाने की और समाज को एक साझा उद्देश्य की ओर प्रेरित करने की शक्ति रखता है। यही साहित्य का सामर्थ्य है कि वो बिखरी हुई सोच को जोड़कर एकत्व की भावना पैदा करता है, निराशा के क्षणों में आशा का दीपक बनता है और राष्ट्र के पुनर्जागरण में सबसे पहले अंतःकरण में क्रांति लाता है। देवियों और सज्जनों, साहित्य की महिमा यहीं तक सीमित नहीं है। भर्तृहरि ने तो कहा है कि साहित्य, कला और संगीत के बिना मानव जीवन अपना अस्तित्व अर्थात अपनी मनुष्यता ही खो देता है। साहित्य में किस प्रकार से एक राष्ट्र की चेतना को जागृत करने की शक्ति होती है, इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है। जब विदेशी शासन ने भारत की राजनीति ही नहीं, मानसिक स्वतंत्रता को भी जकड़ने का प्रयास किया, तब हमारे साहित्य ने ही आत्मगौरव की ज्योति प्रज्वलित रखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम, जिसका आज भारत में 150 वर्ष पूरे होने का हम उत्सव मना रहे हैं, आप सबको और इस मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को मैं इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन ने भी भारत को एक अखंड सांस्कृतिक चेतना से जोड़ दिया। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की विचारधारा को जन आंदोलन का रूप दिया। लोकमान्य तिलक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुब्रमण्य भारती और अनगिनत कवियों लेखकों की रचनाओं ने पराधीन भारत को ये स्मरण कराया कि गुलामी अस्वाभाविक होती है और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। साहित्य ने जनमानस में राष्ट्र की साझा पहचान, सामूहिक संकल्प और भविष्य की दृष्टि को जन्म दिया। इसी साहित्यिक क्रांति के कारण भारत के विविध भूभागों में फैले लोग एक भावना से जुड़े और स्वतंत्रता संघर्ष एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। देवियों और सज्जनों, आज भारत पुनः अपनी मूल पहचान, अपने स्वत्व, अपनी रचनात्मकता, आध्यात्मिकता और नैतिकता के बल पर वैश्विक मंच पर तेजी से उभर रहा है। आत्मबोध से शक्ति लेकर विकास की एक ऐतिहासिक यात्रा पर अग्रसर है। आज हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों ने वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण का एक साझा संकल्प लिया है। ऐसे में आज साहित्य को एक मार्गदर्शक की भूमिका फिर से निभानी है। साहित्य समाज, राष्ट्र और संस्कृति की संवाहक शक्ति है। यह ज्ञान, अनुभव और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है और समाज को संवेदनशील, राजग और परिपक्व बनाता है। हमारी विकास की इस महायात्रा में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्वाधीनता आंदोलन में साहित्य ने हमारी राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, एकता और स्वतंत्रता की अग्नि जगाई, वैसे ही आज हमें आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के लिए साहित्य की ही आवश्यकता है। ऐसा साहित्य जो हमारे स्वत्व को, हमारे संकल्प को सुदृढ़ करे, हमारी सांस्कृतिक जड़ों को पुष्ट करे और हमें आत्मविश्वास की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। देवियों और सज्जनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने भारतीय दृष्टि, भारतीय पद्धति और भारतीय मूल्य आधारित सृजन को निरंतर प्रोत्साहित किया है। आप सब तो प्रबुद्ध जन हैं, परंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं तो कुछ लोगों को भ्रांति होती है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच कोई कंपटीशन है। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा भी भ्रम होता है
कि हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं की जगह ले सकती है या हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं को हाशिए पर धकेल सकती है। ऐसी भ्रांतियों के कारण कभी कभी हिंदी भाषा के प्रति द्वेष का भाव भी पैदा होता है। अक्सर देखने में आता है कि संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी भ्रांतियों को जानबूझकर प्रदर्शित किया जाता है, परंतु सच ये है कि हिंदी भाषा का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं की जगह लेना नहीं है। हिंदी की भूमिका तो एक संपर्क भाषा के रूप में है जो भारत की भाषाई विविधता को पूरक बनाती है। हिंदी भाषा भारत की भाषाई बहुलता की समृद्धि और एकता को बढ़ावा देती है। मुझे प्रसन्नता है कि परिषद द्वारा आयोजित भारतीय भाषा दिवस, साहित्यिक संवर्धन यात्रा, सर्वभाषा साहित्यकार सम्मान, जिन्होंने अपनी प्रतिवेदन में इन सब बातों का जिक्र किया है, वो सभी काम उन्होंने किए हैं। देवी और सज्जनों, भारत की हर भाषा में श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं का अनुपम भंडार विद्यमान है, किंतु अच्छे अनुवाद के अभाव में ये विविधता संपूर्ण राष्ट्र में समान रूप से नहीं पहुंच पाती। मेरा मानना है कि भारतीय भाषाओं के आपस में अनुवाद की दिशा में सुदृढ़ प्रयास राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक एक सूत्रता को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद इस दिशा में सक्रियता से अपना योगदान दे। हमारे युवा साहित्यकारों में विशाल और अनंत संभावनाएं विद्यमान हैं। मुझे भरोसा है यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपनी रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता को राष्ट्र हित और राष्ट्र प्रगति की दिशा समर्पित कर देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से मेरा आग्रह है कि आप यथाशक्ति युवा शक्ति को, युवा साहित्यकारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। देवी और सज्जनों, मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद आत्मगौरव, राष्ट्रीय चेतना और सनातन जीवन मूल्यों पर आधारित साहित्य का सृजन एवं संवर्धन करते हुए आत्मबोध से विश्वबोध की यात्रा को और प्रखरता के साथ संचालित करती रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस अधिवेशन के सफल एवं प्रभावी आयोजन हेतु परिषद एवं सभी साहित्यकारों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।